नेट में। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ पीएचडी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। और ये जो पेपर है ये जनरल पेपर है। ये सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आपको ये जनरल पेपर सॉल्व करना है। जैसे नेट का एग्जाम देते हैं उसमें जनरल पेपर होता है सबके लिए एक सा, वैसे ही सेम है। ऐसे ही यहाँ होता है, जो जनरल पेपर होता है वो सबके लिए एक होता है। ठीक है, तो उसी जनरल पेपर पर डिस्कशन करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा अदर कहीं। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ आज। इससे पहले मैं एक पार्ट कर चुकी हूँ, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हमने 21 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे 22 से। तो देखिए 22 क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है शोध में कौन सा अवलोकन का प्रकार नहीं है। मतलब कौन सा अवलोकन नहीं है, निराकरणीय अवलोकन या सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन या अर्ध सहभागी अवलोकन। तो 4 ऑप्शन है, आप गेस कर लीजिए कौन सा अवलोकन नहीं होता है। तो 22 का जो क्वेश्चन सही होने वाला है ऑप्शन, तो वो ए है। जो निराकरणीय अवलोकन है वो नहीं होता। ठीक, ग्राफिक प्रदर्शन में यदि आधार सामग्री को एक गोले में दर्शाया जाता है जिसमें अनुपातिक हिस्से हो तो क्या कहलाएगा। ठीक है, ग्राफिक प्रदर्शन आपको करना है तो, और गोले में है तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दंड चार्ट या फिर आयत चित्र या ग्राफ चार्ट या फिर पाई चार्ट। इसमें क्या सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है वो डी, जो पाई चार्ट है वो होगा। अनुपातिक हिस्से में हो वो कहलाएगा पाई चार्ट। मापन के स्तर में कौन सा अनुमापों का प्रकार नहीं है। नियत, हस्तक्षेप या फिर कोटि अक्षीय या फिर अनुपात। ठीक, मापन के स्तर में कौन सा अनुमापों का प्रकार नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है वो आप चूज कर लीजिए। तो जो हस्तक्षेप होता है वही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा अनुमापकों का मापन नहीं है। निम्न में से कौन सा अनुमापकों का मापन नहीं है आपको बताना है। तो बोगार्ट्स, बेली या थर्स्टन या लिंकट। तो जो बेली है वो नहीं है, ये मापन नहीं है। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत को किसने दिया था आपको बताना है। आर के मार्टन ने, पी के कॉलमैन ने या पी कोहन ने या फिर डब्ल्यू जी गुडे ने। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत तो ये किसने दिया था, तो ऑप्शन ए सही है, आर के मार्टन ने दिया था। निम्न में से कौन प्रलेखीय स्रोत नहीं है। लिखित ग्रंथ, जनगणना, प्रश्नावली या फिर डायरी। प्रलेखीय स्रोत नहीं है आपको बताना है। तो जो प्रश्नावली होती है वो नहीं है, सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन तार्किक पद्धति का प्रकार है आपको बताना है। तार्किक पद्धति का प्रकार है, तो अगर आपने तार्किकता को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पेपर फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आंसर कौन सा होगा। निगमनात्मक, सर्वेक्षण या फिर ऐतिहासिक या तुलनात्मक। कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन ही सही है। निगमन जो होता है डिडक्टिव, वही है तार्किक पद्धति का प्रकार। आगे देखिए, जौन अवधारणाएं योजनाबद्ध रूप में अंतः संबंधित हो जाती हैं वह निर्माण की ओर अग्रसर हो तो क्या कहलाता है। उपकल्पना, सिद्धांत, तर्क, प्रदर्शन। 4 ऑप्शन हैं आपके पास।
तो जो जन अवधारणाओं की योजनाबद्ध रूप में अंतः संबंधित हो तो वो कहलाता है सिद्धांत। बी ऑप्शन सही है। एक काम चलाऊ समन्वयीकरण जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है क्या कहलाती है? शोध, प्ररचना, समन्वयीकरण, सिद्धांत या उपकल्पना? 30 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी। आपके पास ऑप्शन तो यहाँ पे कहा गया है एक काम चलाऊ समन्वयीकरण जिनकी सत्यता की परीक्षा बाकी है तो वो कहलाता है उपकल्पना। डी ऑप्शन सही है। उपकल्पना को हम बोलते हैं परिकल्पना। ठीक है। एक गली के एक तरफ के हर 15वें घर का चयन करना किस तरह के नमूने को कहा जाता है? मतलब ये जो हम 15वां घर ले रहे हैं, ठीक है, एक तरफ के हर 15वें घर को ले रहे हैं, ये किस तरह की सैंपलिंग है आपको बताना है। यादृच्छिक है, व्यवस्थित है, या समूह है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो होती है वो है व्यवस्थित। बी ऑप्शन सही है। तो सैंपलिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है। सैंपलिंग से 2-4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। कभी आपको सैंपलिंग के टाइप पूछ लेगा, कभी सैंपलिंग के अंदर से पूछेगा, है ना, कि ये टाइप है कि नहीं है। जैसे कि नॉन रैंडम का ये टाइप है या नहीं है, आपको अलग करना होगा उसे, है ना। तो सैंपलिंग बहुत अच्छे से पढ़िए। प्राथमिक आंकड़ा संग्रहित किया जा सकता है कहाँ से? परीक्षण, प्रयोग द्वारा, व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा, टेलीफोन द्वारा या साक्षात्कार द्वारा। तो ये प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं, प्राइमरी डेटा, तो सबसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन शोध प्रक्रिया का भाग नहीं है? आपको बताना है शोध प्रक्रिया का भाग नहीं है। शोध समस्या का सूचीकरण, या फिर साहित्य सर्वेक्षण, या पुस्तकालय प्रबंध, या फिर परिकल्पना का सूत्रीकरण। तो यहाँ पे क्या नहीं है आपको बताना है ना। तो नहीं है तो सी ऑप्शन को चुन लीजिए आप। पुस्तकालय प्रबंध इसमें नहीं आता। मीडिया को कहा जाता है, ये बड़ा इजी है, बार बार आता रहता है, ठीक है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हो ना, आता है, तो तुरंत टूट नहीं पड़ना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी ना बेवकूफ बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन दे के आपको, है ना। एक शोध पत्र क्या है इनमें से? एक से अधिक जर्नल में प्रकाशित किया जा सकता है, या फिर समाचार पत्र में अवश्य प्रकाशित होना चाहिए। सहकर्मी समीक्षा मूल शोध रखता है, यादृच्छिक सूचनाओं का संग्रह। अगर आपको शोध पत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। शोध पत्र जो होता है तो वो सहकर्मी समीक्षा मूल शोध रखता है ना। बाकी ये सब बकवास है ऊपर जितना भी है, कोई समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होता। साहित्य समीक्षा किसे लिखना चाहिए? पर्यवेक्षक को, शोधार्थी को, समन्वयक को, या फिर सलाहकार को? ये भी बड़ा इजी है भाई। जो साहित्य समीक्षा होती है वो कौन लिखेगा? शोधार्थी लिखेगा। तो बी ऑप्शन सही है। इंटरनेट से अर्जित आंकड़ा क्या कहलाता है? प्राथमिक, गुणात्मक, द्वितीयक, या फिर पूर्वाग्रह? देखो, जो हम खुद से कलेक्ट करें, ठीक है, हम खुद से कलेक्ट करें तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े। हम दूसरों से लें, छपा छपाया न्यूज़पेपर से ले लें, या सरकार का कोई डेटा ले लें, या हम इंटरनेट से उठा लें, ऐसा डेटा क्या होता है? द्वितीयक होता है। अगर हम घर घर जाके डेटा कोई कलेक्ट करते हैं, जैसे जनगणना कर रहे हैं, हम घर घर जाके पता कर रहे हैं कितने, किसके घर में कितने लोग हैं, ऐसा कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक आंकड़ा होता है ना। अगर हम इंटरनेट के द्वारा अर्जित कर रहे हैं तो वो जो होता है वो द्वितीयक आंकड़ा होता है, ठीक है। और प्राथमिक आंकड़े के बारे में हमने बताया, जैसे हम खुद अर्जित करें, है ना, जाके खुद मेहनत करें और डेटा कलेक्ट करें, सारी जानकारी हम इकट्ठा करें, है ना, खुद से या फिर अपनी टीम के द्वारा, तो वो क्या होगा? वो प्राथमिक आंकड़े होंगे, है ना। चाहे वो हम इंटरव्यू के माध्यम से करें, या फिर प्रश्नावली से करें, या फिर हम बहुत सारे माध्यम हैं उनसे करें, है ना। तो वो कौन से आंकड़े होंगे? प्राथमिक आंकड़े होंगे। द्वितीयक आंकड़े जो हमारे नहीं हैं, किसी दूसरे के हमने ले लिए, तो वो द्वितीयक आंकड़े,
ठीक है, माध्यम उसका कोई भी हो सकता है। मनुष्यों में भावनाएं होती हैं। रमेश एक मनुष्य है, इसीलिए रमेश में भावनाएं हैं। यहाँ प्रयुक्त तर्क कौन सा लगाया गया है? ठीक, निगमनात्मक है, विवेचनात्मक है, या फिर तर्क है, या इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना है। तो ये जो है वो निगमनात्मक है ना? क्या है? निगमनात्मक है, तो ऑप्शन जो सही होगा वो ए ऑप्शन सही है। निम्न में से अच्छे शोध का मानदंड नहीं है। तो अच्छे शोध में क्या नहीं होता है? अनुकारक नहीं होता है, व्यवस्थित नहीं होता है, तार्किक नहीं होता, या फिर अनुभाविक नहीं होता। मानदंड नहीं है, आपको बताना है। आप भी कुछ टाइम से नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना, तो अच्छे से आप क्वेश्चन को पहले देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। मानदंड नहीं है पूछ रहा है तो कॉपी कट नहीं होता है, अनुकारक ये गलत है, ये नहीं होता अच्छे शोध में। तो ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा कार्य साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है? देखो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या साहित्यिक चोरी में आता है? दूसरों के काम को अपने काम के रूप में प्रस्तुत करना, बिना उदाहरण के शब्दों को बदलना, या फिर एक ही काम के एकाधिकार प्रस्तुतिकरण, या फिर उपरोक्त में सभी। ये सारे आते हैं क्या? तो एथिक्स भी पढ़ना बड़ा जरूरी है ना? जब तक एथिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे जानेंगे? तो ये चारों के चारों सही हैं, ये सारी चोरी होती हैं। ठीक है, अगर हम कहीं से कोई मैटर उठाते हैं तो हमें जरूर उसका रेफरेंस देना ही पड़ेगा, है ना? चाहे हम उसका नाम और बुक का नाम लिखें, पैरा नंबर लिखें, या फिर हम क्या करें, उसका लिंक दे दें, कुछ देना पड़ेगा ना। बिना रेफरेंस के अगर हम उठाते हैं तो वो साहित्यिक चोरी होती है। एक अध्यापक सफल माना जाता है, कब माना जाता है सफल, आपको बताना है। छात्रों के विषय का ज्ञान प्रदान कराता है, या विषय को सुगठित तरीके से प्रस्तुत करता है, छात्रों की परीक्षा उत्तीर्ण कराने हेतु तैयार करता है, या फिर छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या करता है? ये बड़ा बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नेट में हो और चाहे वो पीएचडी में हो। तो यहाँ पे क्या सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा कि विषय में सुसंगठित तरीके से उसे विषय को प्रस्तुत करता है ना? यही होगा। फिर आगे देखिए, श्रेणी में कौन सा अंक गलत है, आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो गलत है वो है 93। आप करके देख लीजिएगा। देखिए, नोएडा को हम ये लिखते हैं, ठीक है, OPJEV लिखते हैं, तो DELHI को क्या लिखेंगे? दिल्ली को क्या लिखेंगे? कोड में आपको बताना है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करके देखिएगा, फिलहाल मैं आंसर बता देती हूँ। तो ए ऑप्शन सही है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नंबर देके जाएंगे अगर आपको करना आता है तो, बहुत टफ नहीं है। भूमंडलीकरण के कारण शिक्षा में कौन सा परिवर्तन आवश्यक हो गया है? कौन सा हो गया? सांस्कृतिक मिलन, या फिर सामान्यता एवं शैक्षणिक अवसर, या फिर शिक्षा का आधुनिकीकरण, या फिर आरक्षण। देखो यहाँ पे आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे जो समानता और शैक्षणिक अवसर है यही सही है ना? शिक्षा में कौन सा परिवर्तन पूछा है ना, तो समानता और शैक्षणिक अवसर। निम्न में से कौन भारत में उच्च शिक्षा का उद्देश्य है? कौन सा? पहुंच और सौम्य, या फिर मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व, या फिर गुणवत्ता और उत्कृष्टता, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही है, मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व ज्यादा है। हम यही हमारे लिए उच्च शिक्षा का हमारा उद्देश्य है कि जो भी शिक्षा मुझे मिले, आपको मिले, मूल्य आधारित शिक्षा हो, है ना? तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और पीएचडी एंट्रेंस के और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वो सेंट्रल और स्टेट दोनों यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, है ना?
तो आप जाके पढ़िए। अगर आपको पीएचडी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और आप ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए पार्ट 1, 2 दोनों में। ठीक है, थैंक यू।